तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। और ये यूनिट है हमारा क्या, सॉलिड स्टेट। ओके। इस यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है सॉलिड्स। इसके बाद आएंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। फिर आएंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके। तो फर्स्ट डिफाइन करते हैं हम क्या, सॉलिड्स। तो देखो बच्चों, सॉलिड जो है ये एक स्टेट ऑफ मैटर है। समझ गए ना कि मैटर की एक क्या है, ये स्टेट, जिसका अपना डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम होता है। और इनमें लोवेस्ट कंप्रेसिबिलिटी, हाईएस्ट डेंसिटी, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं। तो ऐसी स्टेट को बोला गया है क्या बच्चों, सॉलिड्स। यही डिफाइन किया है कि स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम and having lowest compressibility, highest density, strongest interparticle forces of attraction। तो इसको बोला गया है सॉलिड्स। एग्जाम्पल है ग्लास हो गया, मेटल्स हो गए, डायमंड हो गया, सिलिकेट्स, सिलिका, वुड। तो इस तरह हमारे चारों तरफ बहुत सारा सॉलिड्स दिखता है। मीन्स ऐसी कोई भी स्टेट मैटर की जिसका अपना डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम एंड मास हो, वही क्या है, सॉलिड। ओके। अब हम आ जाते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो इस वेस पर है कि जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, उनका किस तरह का अरेंजमेंट है, उनकी किस तरह की पैकिंग है। इसी बेस पर जो सॉलिड्स हैं, जितने भी सॉलिड्स हमें दिखते हैं, उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। समझ गए ना कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इस वेस पर जो सॉलिड्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक आएगा क्या बच्चों, अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब है कि सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर थ्री डायमेंशनली, ठीक है, या थ्री डायमेंशनल और ये ऑर्डरली अरेंजमेंट which are repeated throughout, hence also called long range order solids। समझ गए ना, ऐसे सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर थ्री डायमेंशनल ऑर्डरली अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है ये पूरी बॉडी में रिपीटेड होता है बार बार, इसलिए ऐसे सॉलिड्स को बोला गया है लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। समझ गए बच्चों कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर मैनर में थ्री डायमेंशनल ऑर्डरली अरेंजमेंट में रहते हैं और ये पार्टिकल्स एक डेफिनेट, ठीक है, अरेंजमेंट में बार बार रिपीटेड होते हैं, तो ऐसे सॉलिड्स को बोला गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एग्जाम्पल है मेटल्स हैं, सिलिकेट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, डायमंड हो गया, आइस हो गया, NaCl है, KCl है। आप देखोगे इनके स्ट्रक्चर को, इनकी ज्योमेट्री को, तो इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं एक डेफिनेट अरेंजमेंट में होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, और वो जो अरेंजमेंट है वो एक बार बार रिपीटेड होता है। तो ऐसे सॉलिड्स बोले जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और एक होते हैं सॉलिड्स तो हैं लेकिन वो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप में अरेंज नहीं होते। मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रैंडमली स्कैटर्ड विद नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब एक ऐसे सॉलिड जो पार्टिकल्स जो उनमें हैं उनका कोई डेफिनेट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं होता, वो रैंडमली पूरे क्रिस्टल मतलब पूरे सॉलिड के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स को बोला गया है अमॉर्फस सॉलिड। समझ गए ना कि सॉलिड तो हैं लेकिन जिनसे बने हैं वो पार्टिकल्स कोई डेफिनेट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट शो नहीं करते, कोई रेगुलर मैनर नहीं होता अरेंजमेंट का। तो ऐसे सॉलिड्स को बोला गया अमॉर्फस सॉलिड्स।
अगर इनमें कहीं कहाँ पार्टिकल अरेंज हो भी जाते हैं तो ये जो अरेंजमेंट है वो पूरी बॉडी में एक सा नहीं होगा, और ऐसे में इसलिए इनको कहा जा सकता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। तो यही लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर randomly scattered with no regular arrangement of particles. If some particles are arranged in some orderly manner, but this arrangement does not repeated for long distance, hence also called short range order solids. बात क्लियर है कि सॉलिड तो हैं लेकिन इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कोई रेगुलर मैनर नहीं है अरेंजमेंट का, केवल एक साथ हैं भीड़ की तरह। तो इस तरह का सॉलिड कहलाएगा अमॉर्फस सॉलिड। जैसे ग्लास है, वुड है, रबर है, प्लास्टिक है, पॉलीमर्स हो गए चाहे वो सिंथेटिक हो या नेचुरल, सॉइल हो गया, तो ये सब अमॉर्फस सॉलिड में आते हैं। ओके, अब अगर हम इन दोनों में अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंस देखें तो काफ़ी डिफरेंस आपको दिखेंगे इनमें। जैसे फर्स्ट है कि हैविंग डेफिनेट शेप और जियोमेट्री ऑफ सॉलिड, कि अब उसमें जो सॉलिड होगा उसका अपना एक डेफिनेट शेप होगा, उसकी अपनी एक डेफिनेट जियोमेट्री दिखेगी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, सीजियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो अपने ये डेफिनेट शेप में होते हैं। मीन्स उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अपना एक ऑर्डरली मैनर होता है जिसमें ये अरेंज होते हैं, और इसलिए इनका अपना एक डेफिनेट शेप दिखता है, लेकिन इनमें कोई डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप नहीं होगा। बस ये सॉलिड हैं, बस उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कोई डेफिनेट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं होने के कारण ऐसा होता है। आप देखते हैं लकड़ी के टुकड़े बनाए जाए कई अलग अलग ज्योमेट्री शेप में बनेंगे, लेकिन अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने भी बारीक पार्टिकल्स में तोड़ दो, उनके जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे उसके लार्ज फॉर्म के। ओके, दूसरा है दे आर कंसीडर्ड एज ट्रू सॉलिड्स। एक्चुअली यही एक ट्रू सॉलिड्स है, क्योंकि सॉलिड्स का मतलब होता है पार्टिकल का डेफिनेट अरेंजमेंट, लेकिन इन्हें बोला जाता है स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके, इन्हें स्यूडो सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। फिर आते हैं दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक इसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। एन आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब होता है कि जो क्रिस्टल है उनकी कुछ मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एज ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल कंडक्टिविटी है, ऐसी प्रॉपर्टीज अगर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज शो करती हैं तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एन आइसोट्रॉपिक नेचर। समझ गए ना कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, मीन्स इनकी अलग अलग सरफेस पर इनकी प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी की वैल्यू बदल जाती है। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड हैं इन आइसोट्रॉपिक नेचर के हैं, मीन्स इनके हर एक सरफेस में जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है या थर्मल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो सेम होगी। तो हर एक सरफेस पर इनकी प्रॉपर्टीज जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी, इसलिए उनको बोला गया है आइसोट्रॉपिक नेचर, और इनको बोला जाता है एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एन आइसोट्रॉपिक होते हैं जबकि अमॉर्फस जो होते हैं आइसोट्रॉपिक होते हैं। नेक्स्ट होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इनके अपने फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट पर जैसे ही कंपाउंड पहुंचता है उस टेम्परेचर पर फिर ये मेल्ट होते हैं और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। जबकि इनमें जाओगे आप तो जो अमॉर्फस हैं इनमें डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मीन्स ये टेम्परेचर इनका बढ़ता रहता है और ये सॉफ्ट होते जाते हैं, फिर धीरे धीरे पिघलना शुरू, और इनका जो है डिफ्यूजन चलता रहेगा और टेम्परेचर भी चेंज होता रहेगा। तो यही लिखा है कि दे हैव डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स दे सॉफ्ट एंड इवन, ठीक है, इवन सॉफ्ट एंड इवन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। फिर आता है कि ऑन कटिंग विद नाइफ
दे गिव सॉफ्ट एंड स्मूथ एजेस। अगर इन्हें काटा जाए तो इनकी जो किनारे होती हैं, जो इनकी एजेस होती हैं, वो बहुत ही स्मूथ और शार्प होती हैं। लेकिन अगर आप इनमें देखोगे अमॉर्फस सॉलिड्स में, तो ये डिफ्यूज्ड और इरेगुलर एजेस में कट होते हैं। मतलब है इनकी किनारे उतनी शार्प नहीं होती, उतनी रेगुलर नहीं होती। ओके, तो इस तरह से ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं। अब हम इनमें एग्जांपल्स देखना है, तो आप तो अभी देखोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स में, तो क्वार्ट्ज हो गया, बोरॉन नाइट्राइड हो गया, डायमंड हो गया, सॉल्ट्स हो गए, मेटल्स हो गए। जबकि इनमें रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस दिखते हैं। तो आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक नेचर को हम अलग से डिफाइन करेंगे। फिर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखो बच्चों, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं, इनके बेस पर इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स हैं जो कि किस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हैं, उस हिसाब से इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आयनिक सॉलिड्स, ये इन्हीं को बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉलिड्स। तो ionic solids या electrostatic solids means constituent particles are positively and negatively charged ions and held together by strong electrostatic force. They are very hard, brittle, high melting boiling point and bad conductor of electricity in solid state. समझ गए ना? ऐसे सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, और ये जो आयंस होते हैं एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से जुड़े होते हैं। और यही रीजन है कि बहुत ही हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। और आप देखोगे कि जब तक ये अपनी सॉलिड स्टेट में है, बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके आयंस फ्री नहीं होते, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन शो नहीं कर सकते, इसलिए बैड कंडक्टर्स होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हैं, जितने सॉल्ट्स आपको दिखते हैं, NaCl, KCl, ZnS, MgO, CaO, AgCl, ठीक है, या NH4Cl, इस तरह से MgO। तो ये सब क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और भी अगर आपको पहचानना है तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं जो कि S और P ब्लॉक के एलिमेंट से मिलकर बने दिखते हैं, वो समझो सब के सब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स। ऐसे पहचानना है। फिर हम आते हैं मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स का मतलब होता है कि ऐसे सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल कर्नेल्स मींस कैटाइंस होते हैं, और इसके अलावा इनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और ये जो मेटल कर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे से मेटालिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। मींस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल कैटाइंस के बीच में आके उनको अट्रैक्ट करके बांध के रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? मेटालिक बॉन्ड। तो ऐसा क्रिस्टल या ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल कर्नेल्स हों, कैटाइंस हैं, और इसके अलावा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको बोला गया है मेटालिक सॉलिड्स। ये मेटालिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। मेटालिक बॉन्ड्स मींस कैटाइन जो होते हैं मेटल के, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इन कैटाइंस को बांध के रखते हैं, उसी को बोला गया है मेटालिक बॉन्ड। ये बहुत ही अच्छे गुड कंडक्टर हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी है ना, ये सारी मेटालिक लस्टर, ये सब प्रॉपर्टी मिलती है। तो समझ गए ना कि मेटल कर्नेल्स, कैटाइंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स and held together by metallic bond. They are good conductor of heat and electricity. और इसके एग्जांपल्स हैं all metals and alloys. जितने भी मेटल्स हैं, अलॉयज हैं, वो सब इसी में आते हैं मेटालिक सॉलिड्स। बात क्लियर है यहाँ तक? फिर हम आते हैं कोवलेंट सॉलिड्स, यानी को बोला गया है नेटवर्क सॉलिड्स। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और एक जॉइंट कहना चाहिए कोवलेंट नेटवर्क बन जाता है बॉन्ड्स का। इसीलिए इनको बोला गया है नेटवर्क सॉलिड्स। मींस constituent particles are atoms and held together by covalent bond. They have continuous network of covalent bond forming giant 3-dimensional structure. समझ गए ना? ये और ये हैं, they are very hard, highest melting boiling point, bad conductor of electricity,
केवल ग्रेफाइट छोड़ दें तो बाकी लगभग सभी बैड कंडक्टर हैं। तो बात समझ गए ना कि ऐसे सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हैं और वो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें कोवैलेंट बॉन्ड का एक कंटिन्यूस नेटवर्क होता है और इसीलिए जाइंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसी स्ट्रक्चर के कारण ही इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब सारे सॉलिड्स में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले कोवैलेंट सॉलिड्स ही होते हैं और ये अपनी फ्यूज्ड स्टेट में हो चाहे सॉलिड स्टेट में हो, ये बैड कंडक्टर। एग्जाम्पल है इनके डायमंड्स, ठीक है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बोरोन नाइट्राइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, SiO2 क्वार्ट्ज हो गया, सिलिकेट्स हो गए, ठीक है। तो ये सब इसी में आते हैं। सिलिकेट्स हो गए, इसके अलावा सिलिकॉन, जर्मेनियम की क्रिस्टल भी इसी में आते हैं। तो इस तरह के ये सब कहलाते हैं कोवैलेंट क्रिस्टल। फिर चौथा है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स ऐसे सॉलिड हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये एक दूसरे से वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक एज लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, इनसे बॉन्डेड होते हैं। तो उनको बोला जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझ गए ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय मॉलिक्यूलर फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो इनको बोला गया है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब इनके अलग से 3 टाइप्स हैं। एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर इंस्टेंट पोलराइज्ड मॉलिक्यूल मींस नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड हेल्ड टुगेदर बाय लंडन फोर्स। बहुत ही वीकेस्ट फोर्स होता है और जो ही बहुत ही कम डिस्टेंस में ऑपरेट होता है, इसीलिए ये सबसे सॉफ्ट होते हैं, सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले सॉलिड हैं। ये वैक्सी सॉलिड होते हैं और हैविंग लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल है सॉलिड हीलियम, सॉलिड नियॉन, आर्गन, Cl2, O2, H2, N2, I2, CO2, H2O, ये सब इसी में आते हैं। अगर ये सॉलिड स्टेट में लिखे हैं तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होंगे। पोलर वो होंगे जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल परमानेंट डाइपोलराइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनका अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, उनसे जो क्रिस्टल बनते हैं उनको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल लाइक एज HCl, HBr, HI, SO2, H2S। मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड जो कि पोलर हो और अगर वो सॉलिड स्टेट में आपको दिखता है तो वो होंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और तीसरा जो थर्ड टाइप है इनका वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, ये सॉलिड्स। इनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे मतलब पोलर मॉलिक्यूल कंटेनिंग H एटम एज अ पॉजिटिव पोल, इनका जो पॉजिटिव पोल होता है वो H+ होता है और हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और इनमें आते हैं जैसे आइस हो गया सॉलिड, है ना, H2O है, HF है, अमोनिया है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये जब सॉलिड स्टेट में है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये सब सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। ओके, तो ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो इस तरह से आपने देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो 4 टाइप्स के हो गए। ये डिपेंड करता है इनका जो नॉमेनक्लेचर या इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इस बेस पर किया गया है कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। आयनिक क्रिस्टल आयंस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। मेटालिक क्रिस्टल्स मतलब मेटल कर्नेल्स कैटाइंस होते हैं और वो मेटालिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। कोवैलेंट सॉलिड मतलब जिनके एटम्स हैं कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। तो इस तरह से 4 टाइप्स के आपने मॉलिक्यूलर क्रिस्टल वो देखे क्रिस्टल। यहाँ ये बता दूं कि ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड बिकॉज ग्लास शो फ्लो टेंडेंसी बट फ्लो रेट वेरी स्लो। कि जो ग्लास है वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है क्योंकि इसमें फ्लो टेंडेंसी वो धी लेकिन ये स्लो बहुत ही स्लो रेट से चलता है। काफ़ी लंबे समय बाद जो है ग्लास की सरफेस आप देखोगे नीचे की तरफ थिकर हो जाती है और ऊपर की तरफ थिन हो जाती है, तो वो एक शो करता है कि ये एक
सुपर कूल्ड। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये थे इनमें, और इनके मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर कई बार क्वेश्चन होता है कि अगर हम इनको मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर देखें तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बच्चों कोवैलेंट क्रिस्टल्स के, फिर आते हैं आयनिक क्रिस्टल, फिर आएंगे मेटालिक ये हैं, और सबसे लास्ट में आते हैं क्या, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मतलब इनकी हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, हार्डनेस हो गई। तो ये इस बेस पर जो है आपको ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर मतलब कुल मिला के 4 टाइप्स के क्रिस्टल्स अगर आपसे पूछे गए हैं, उनका हार्डनेस, उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये ऑर्डर। फिर एक नेक्स्ट जो है, चूंकि ये पूरी यूनिट क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस से रिलेटेड है, क्रिस्टल से रिलेटेड है, तो हम आते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या कहलाते हैं, ठीक है, स्पेस लैटिस क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि कोई भी क्रिस्टल अगर हम देखते हैं तो वो एक डिस्क्रीट सिंगल यूनिट से नहीं बना होता, बल्कि उसमें छोटी छोटी सी यूनिट्स दिखाई देती हैं, जियोमेट्रिकल स्मॉल रिपीटेड पार्ट दिखता है। उस रिपीटेड पार्ट को बोला जाता है यूनिट सेल, और इन यूनिट सेल का एक डेफिनिट रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो वही बन जाता है क्या, क्रिस्टल। means a 3-dimensional regular arrangement of lattice points. लैटिस पॉइंट्स मीन्स जिससे वो एटम बन, मतलब जो क्रिस्टल बना है, जिनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस, और इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। समझ गए ना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, लैटिस पॉइंट्स हैं, जब उनका अपना एक डेफिनेट जियोमेट्रिकल रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो एक 3 डायमेंशनल इंटायर फॉर्म बनता है। इस इंटायर फॉर्म को ही बोला गया है क्या बच्चों, क्रिस्टल लैटिस। इन क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू शो जियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। और ये बता दूं कि जो क्रिस्टल होते हैं उनमें जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं, और इसी के कारण ही क्रिस्टल की अपनी एक जियोमेट्री दिखती है। तो देखो ये जो पार्टिकल, अगर हम इस क्रिस्टल लैटिस को देखें तो ये एक क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो क्यूबिक साइड एक पार्ट दिख रहा है, यूनिट दिख रही है क्यूबिक, ठीक है, यूनिट जो बार बार रिपीट होती हुई दिख रही है, तो इस क्यूबिक यूनिट को बोला जाता है यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल। ओके, ये जो डॉट दिख रहे हैं तो ये है लैटिस पॉइंट या इंटर, ठीक है, इन्हीं को हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और इन लैटिस पॉइंट की जो 3 डायमेंशनल पोजीशन है उसको बोलते हैं लैटिस साइट। समझ गए ना, 3 डायमेंशनल पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट उसको बोला जाता है क्या बच्चों, लैटिस साइट। इसके अलावा ये जो किनारे हैं इनको बोलते हैं एजिस। ओके, और इन पार्टिकल्स के बीच में आप देखोगे कुछ वेकेंट स्पेस बना रहता है, इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइट। समझ गए ना कि जहां लैटिस पॉइंट है उसको तो बोलते हैं लैटिस साइट, और इन लैटिस पॉइंट के बीच का जो स्पेस है जहां पार्टिकल नहीं होता उसको बोलते हैं लैटिस, सॉरी, इंटरस्टिशियल साइट। किनारे जो है एजिस कहलाती है। ये इसका एक यूनिट सेल दिख रहा है। ये जो है एक प्लेन सरफेस दिखती है क्रिस्टल की, जो अपनी एक सरफेस है वो कहलाती है लैटिस प्लेन। इस पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ ध्यान रखना है लैटिस साइट इज द पोजीशन इन क्रिस्टल लैटिस विच ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट, ठीक है, या 3 डायमेंशनल, या ये कहें कि द स्पेस, पोजीशन नहीं बल्कि द स्पेस in crystal lattice which occupied by lattice point means constituent particle is called lattice site, और vacant space among lattice point is called interstitial void या interstitial site भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो lattice site, और हम इसको भी site ही कहें तब, ये है एक lattice site, लैटिस साइट और इंटरस्टिशियल पॉइंट। फिर आ जाता है यूनिट सेल।
तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल लैटिस में छोटे छोटे स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल पार्ट बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे आपको। जैसे ये क्यूबिक पार्ट दिख रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी क्यूबिक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। मतलब स्मॉलेस्ट रिपीटिंग जियोमेट्रिकल पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस which when repeated over and over again in different direction produce complete crystal lattice is called unit cell। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक जियोमेट्रिकल पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है और कंप्लीट क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है क्रिस्टल लैटिस का, तो ये कहलाएगा यूनिट सेल। जैसे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक चबूतरा बनाया जाए और ईंटों को एक सिस्टमैटिक अरेंज कर दिया जाए, तो वो एक ईंट क्या कहलाएगी बच्चों, एक यूनिट सेल। और पूरा चबूतरा हो गया एक क्रिस्टल लैटिस। तो यही इसमें बोला गया है कि जो यूनिट सेल है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग जियोमेट्रिकल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which when repeated over and over again in different direction produce complete crystal lattice is called unit cell। इनके जो पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल्स के, एक तो होता है एज लेंथ या एक्सियल डिस्टेंस या इंटरसेप्ट, और एक होगा इंटर एक्सियल एंगल, द लेंथ और डायमेंशन अलोंग 3 एजेस ए बी सी विच मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर, तो उनको बोला जाता है एज लेंथ। और एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस या एजिस भी कह सकते हैं, तो उसको बोला गया इंटर एक्सियल एंगल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है, या इस पॉइंट से या यहाँ का, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, एज लेंथ, ठीक है, या इंटरसेप्ट इन्हीं को बोल सकते हैं। और ये जो एंगल है इसमें x और y के बीच में बनता है गामा, y और z के बीच में अल्फा, और z और x के बीच में होगा बीटा। तो ये कहलाएंगे क्या, इंटर एक्सियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा। ए बी सी जो है ये देख रहे हैं, x एक्सिस में a, y एक्सिस में b और z एक्सिस में c। जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं या एज लेंथ जो दिख रही है, यही एज लेंथ और इंटरसेप्ट है। और x y z जो है इनको बोला जाएगा क्रिस्टलोग्राफिक, समझ गए ना। तो कुल मिला के इस तरह से आज हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। बाकी हम इसके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, उनमें पार्टिकल्स की कैलकुलेशन, उनके न्यूमेरिकल्स, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्रिस्टल्स क्या हैं, उनकी यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस क्या है, इंटर, ठीक है, एक्सियल एंगल्स क्या है, ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आगे जो भी क्रिस्टल सिस्टम है उनका जो डिवीज़न है, उनका जो क्लासिफिकेशन है, वो इन्हीं पैरामीटर्स के बेस पर किया गया है। तो ये था हमारा आज का मैथड।